नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 का वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा और इस खास शो में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ होता है। हमारा खास सेगमेंट है ऑन द रडार, इसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों के बारे में बताते हैं। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले आपको बताते हैं इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी सुर्खियां। उसमें पहला नाम है वोडाफोन आइडिया का, देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, और ये बड़ी ग्रोथ के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है। दो खबरें आई थी इस हफ्ते। पहली ये थी कि कंपनी ने 249 रुपए और 250 रुपए के नए प्रीपेड प्लान्स लॉन्च किए हैं। 28 दिन की वैलिडिटी के साथ ये दोनों प्लान्स लॉन्च किए गए, जिसमें रोजाना आधा जीबी डेटा या फिर 14 जीबी लमसम डेटा जो ग्राहक हैं वो चुन सकते हैं, और यूजर्स को जब वो रिचार्ज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आधा जीबी डेटा मिलेगा। अगर वो 14 जीबी का लमसम डेटा लेना चाहते हैं तो उनको ये विकल्प चुनना होगा। अब एक्सपर्ट्स का मानना है, खासतौर पर वरुण जोशी जी का, कि 12 से 11.5 रुपए की रेंज में शेयर मिले तो आप इसे खरीदिए। पहला टारगेट 13 रुपए 50 पैसे, 13 रुपए 75 पैसे, 19 रुपए और इवेंचुअली ये 22 रुपए तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। 9 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 10 अगस्त को वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती के साथ 12 रुपए 92 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगले दिन फिर से ये खबर थी कि 6,400 करोड़ रुपए की फंडिंग की पहली ट्रेंच इनको मिल गई है। काफी लंबे समय से ये पैसा जुटाने की मशक्कत कर रहे हैं, और पहली किस्त जो मिली है उसमें जो प्रमोटर्स को वारंट जारी किए गए थे 1183 करोड़ रुपए के, वो रकम भी शामिल है। और इसके साथ साथ ECBs यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, निजी बैंकों से जुटाया गया कर्ज, ये भी इस सब में शामिल है। अगले 3 साल में दरअसल कंपनी बड़ा क्षमता विस्तार करना चाहती है। 45,000 करोड़ रुपए का खर्च ये करना चाहते हैं, जिसमें SBI के कंसोर्टियम के साथ इनकी बातचीत चल रही है। और कंपनी के CEO ने नतीजों के बाद कहा कि बातचीत बहुत जल्द पूरी होने के भी करीब है। तो BNK सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी मानते हैं कि इसको 13.45 पर भी खरीदिए। जब हमारी इनके बातचीत हुई थी 15 रुपए 40 पैसे पहला टारगेट है, फिर 17 रुपए और उसके बाद 20 रुपए 40 पैसे तक भी स्टॉक जा सकता है। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें खरीदारी कीजिए। और प्रदीप हल्दर जी का भी मानना है कि स्टॉक, हालांकि उनकी खरीदारी की राय नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने ये माना कि 16 से 17 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। 12 अगस्त को वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 5.25% की मजबूती के साथ 13.5 रुपए के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। यह हफ्ता पहली तिमाही के नतीजों का आखिरी हफ्ता था, और उसमें अनंतराज के जो नतीजे आए, नतीजों के साथ साथ उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। Q1 में इनका मुनाफा देखेंगे तो 19% बढ़कर 150 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। लेकिन इस नतीजों के साथ साथ कंपनी का जो बोर्ड है उसने डेटा सेंटर और जो क्लाउड बिजनेस है उसको अशोक क्लाउड नाम की कंपनी में डीमर्ज करने की मंजूरी दे दी है। अशोक क्लाउड की शेयर बाजार में अलग से लिस्टिंग भी होगी, और विदेश में AI एंड क्लाउड बिजनेस के विस्तार के लिए इन्होंने सिंगापुर में एक सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है। गिरावट पर अगर ये शेयर 550 के करीब मिले तो खरीदना चाहिए, ऐसा वरुण जोशी जी का मानना है। स्टॉप लॉस रखें 500 रुपए का, यानी कि 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ऊपर में ये शेयर 700 और 750 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 10 अगस्त को अनंतराज के शेयर में शुरुआती मजबूती रही, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली हावी होगी और शेयर करीब 2% गिरकर 604 रुपए 25 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल हुआ। इस हफ्ते NTPC ग्रीन के लिए एक अच्छी खबर आई है। पश्चिम बंगाल में BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट्स के लिए ये सफल बिडर घोषित हुए हैं। वेस्ट बंगाल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी कि WBSEDCL के रिवर्स ऑक्शन में ये सफल बिडर घोषित हुए हैं, जिसके मुताबिक 4,35,000 पर मेगावाट पर महीने पर 200 मेगावाट आर BESS क्षमता का इनको ऑर्डर हाथ लगा है। अब वरुण जोशी जी मानते हैं कि पूरे अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की बात करेंगे तो उसमें सुजलॉन, आइनॉक्स विंड, इनके बजाय ये जो शेयर है कंपैरेटिवली बेहतर नजर आ रहा है। 10 अगस्त को NTPC ग्रीन एनर्जी के शेयर में करीब आधे % की बढ़त के साथ 91 रुपए 88 पैसे के स्तर पर जाकर कारोबार की समाप्ति हुई। बीते वीकेंड के दौरान सरकार ने UPI से जुड़े चार्ज पर एक बड़ी सफाई जारी की है, जिसका इंपैक्ट हमने पेटीएम, पाइन लैब्स जैसे शेयरों पर बनता हुआ देखा। सरकार ने कहा कि यूजर्स पर UPI से जुड़ा चार्ज नहीं लगेगा, और ज़्यादातर मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि वो भी फ्री रहेंगे। इन फ्यूचर भविष्य में कभी अगर MDR लागू हुआ भी तो भी वो सीमित ट्रांजैक्शंस पर ही लागू होता हुआ नजर आएगा। तो इसका इंपैक्ट हमने पाइन लैब्स और पेटीएम के शेयरों पर देखा, क्योंकि खबरें ऐसी थी कि एक चार्ज लगाया जा सकता है, लेकिन इससे राहत मिली है। तो इन दोनों शेयरों पर हमने पॉजिटिव इंपैक्ट देखा। पाइन लैब्स 165 के ऊपर मिले तो वरुण जोशी जी मानते हैं कि आप खरीदिए 180 रुपए के टारगेट और 153 रुपए के स्टॉप लॉस के लिए, और पेटीएम तो 1680 रुपए तक जाता हुआ नजर आ रहा है उनको। 10 अगस्त को पेटीएम के शेयर में करीब 10% की तेजी के साथ 1584 रुपए 10 पैसे के स्तर पर, और पाइन लैब्स के शेयर में करीब 5% की बढ़त के साथ 161 रुपए 94 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला।
13 अगस्त को फिर से खबर थी पेटीएम से जुड़ी हुई कि पेटीएम को सेबी से एक शो कॉज नोटिस मिला है। इनके सीईओ विजय शेखर शर्मा और इनके जो सीएफओ हैं मधुर देवड़ा, उनको ये नोटिस मिला है। दरअसल ये मामला है 2023 में। तो 2023 में छोटे पर्सनल लोन घटाने की घोषणा के समय को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय मिला है। दरअसल हुआ क्या था कि 50,000 रुपये से कम के पर्सनल लोन देने की संख्या कम करने की कंपनी की ओर से घोषणा हुई थी। ये घोषणा हुई थी 6 दिसंबर 2023 को, और आरबीआई के जो पर्सनल लोन से जुड़े हुए नियमों में सख्ती हुई थी उसके बाद ये कंपनी की ओर से घोषणा हुई थी। और हुआ ये था कि इस घोषणा के अगले दिन पेटीएम के शेयर में करीब 20% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। सेबी अगर आप देखेंगे तो केवल ये जानना चाहता है कि इस पर मैनेजमेंट का यानी कि अधिकारियों का क्या कहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके ऊपर जुर्माना लगा या फिर इन्होंने किसी नियम का उल्लंघन किया है। तो 13 अगस्त को पेटीएम के शेयर में पहले हाफ में जरूर कमजोरी रही, लेकिन क्लोजिंग रिकवरी के साथ करीब 2% की बढ़त के साथ देखने को मिली। वेदांता ग्रुप में एक बड़ा स्टेक रीजिग होने वाला है, ऐसा न्यूज रिपोर्ट के हवाले से खबरें आ रही हैं। एक खबर ये थी, दूसरी खबर ये थी कि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, खासतौर पे VAML की सब्सिडरी कंपनी जो है बाल्को, उसको ओडिशा में प्रिफर्ड बिडर घोषित किया गया है। करलापाट बॉक्साइट ब्लॉक के लिए इनको प्रिफर्ड बिडर घोषित किया गया है। बॉक्साइट आपको बता दें कि एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल का कामकाज करता है। तो ऑक्शन प्रक्रिया के बाद बाल्को को प्रिफर्ड बिडर घोषित कर दिया गया है। वरुण जोशी जी का मानना है कि VAML जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है बाल्को की, इसमें अगर आपको 500 से 525 तक की जो रैली है वो देखने को मिल सकती है, तो आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। 10 अगस्त को हमने देखा कि VAML के शेयर में इस खबर का इंपैक्ट देखने को मिला और शेयर करीब आधे % की मजबूती के साथ 472 रुपए 60 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। एक और खबर आई थी न्यूज रिपोर्ट के हवाले से कि वेदांता ग्रुप में एक बड़ा स्टेक रीजिग होने वाला है, यानी कि कंपनियों में जो हिस्सेदारी है उसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। स्पेशली जो तेल गैस और जो स्टील बिजनेस है उसमें प्रोमोटर्स की ओर से हिस्सा बढ़ाया जा सकता है। ओपन मार्केट यानी कि खुले बाजार के जरिए ये शेयर खरीदे जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। और वेदांता लिमिटेड जो कि रेजिडुअल कंपनी, जैसे आप VEDL के नाम से भी जानते हैं, इसके शेयरों को गिरवी रखने या फिर बेचने की संभावना जताई गई है इस रिपोर्ट में। VML के शेयरों को भी गिरवी रखा जा सकता है या फिर इनको भी बेचा जा सकता है। तो तेल गैस और उसके साथ साथ जो स्टील बिजनेस है उसके ऊपर बुलिश है प्रमोटर्स, और वेदांता और VAML इनमें या तो स्टेक गिरवी रखा जा सकता है या फिर इनको बेचा जा सकता है। इस हफ्ते वेदांता के शेयर में 285 रुपए के हाई से करीब 268 रुपए तक की जो गिरावट है वो हमने इस हफ्ते बनती हुई देखी है। इंडसइंड बैंक को बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से एक अहम मंजूरी मिली है। बैंक की स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार में एंट्री हो गई है। दरअसल आरबीआई से मंजूरी मिलने के बाद इन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी स्थापित की है। उसमें होना क्या था कि आरबीआई का अप्रूवल जो 7 अगस्त को आया है उसके बाद ही पूंजी निवेश हो सकता था, जिसके बाद इस सब्सिडरी कंपनी का कामकाज शुरू होना था। इस कामकाज के शुरू होने से कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम में इस बैंक का जो विस्तार है उसमें काफ़ी हद तक मदद मिलती हुई नजर आएगी। 10 अगस्त को जब ये खबर आई तो उस समय इंडसइंड बैंक के शेयर में दिन के निचले स्तर से अच्छी रिकवरी हुई और 1027 रुपये 30 पैसे के स्तर पर आधे % की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। एडवांस्ड एंजाइम्स ये एक अगला नाम है जिसके पहली तिमाही के नतीजों के बाद हमने देखा है बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। वैसे इनका मुनाफा 7.5% घटा है, 37 करोड़ रुपए पर आया, लेकिन बोर्ड ने 59.7 करोड़ रुपए के बायबैक को भी मंजूरी दी है, जो कि ओपन मार्केट के जरिए होगा। 500 रुपए प्रति शेयर तक के अधिकतम दाम पर यह बायबैक होता हुआ नजर आएगा। इस खबर को बाजार ने पसंद नहीं किया क्योंकि खुले बाजार से ये बायबैक होने वाला है। तो 10 अगस्त को एडवांस एंजाइम्स के शेयर में अच्छी शुरुआत के बाद करीब 9.25% की गिरावट के साथ 294 रुपये 55 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। JSW एनर्जी ने इस हफ्ते एक बड़ा अधिग्रहण पूरा किया है। कंपनी ने कोरबा थर्मल पावर प्लांट का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। मारुति क्लीन कोल एंड पावर में इन्होंने 100% हिस्सा खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली है। और इस डील से हुआ क्या है कि कोरबा थर्मल पावर प्लांट की जो 300 मेगावाट क्षमता है वो इनके साथ आके जुड़ गई है। तो अधिग्रहण के बाद कंपनी की जो कुल क्षमता है वो बढ़कर 14,835 मेगावाट पर पहुंच गई है। प्रोमोटर ग्रुप में शामिल अनुश्री जिंदल, उन्होंने भी इस कंपनी के खुले बाजार से करीब 23 लाख शेयर खरीदे हैं और ये खरीदे गए हैं 5 अगस्त की डेट को, यानी कि क्रीपिंग एक्विजिशन के जरिए प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ा रहे हैं। इस शेयर को आप खरीदे 570 के आसपास था जब हमारी बातचीत हुई थी वरुण जोशी जी से। उनका मानना है कि 590, 625, 700, 750 इवेंचुअली अपने पेशेंस के हिसाब से इन टारगेट्स के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। 560 से 550 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। 10 अगस्त को जब ये खबर आई तो JSW एनर्जी के शेयर में करीब 2.5% की मजबूती के साथ 578 रुपये के स्तर पर डे हाई के बेहद करीब जाकर कारोबार की समाप्ति हुई।
अपार इंडस्ट्रीज पूंजी जुटाने की तैयारी में है और इसके लिए कंपनी ने QIP इशू लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि QIP इशू के जरिए इस कंपनी की 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 14,801 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है और फ्लोर प्राइस से 5% तक के डिस्काउंट को भी कंपनी ऑफर कर सकती है। 11 अगस्त को जब यह खबर आई तो अपार इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 2% की बढ़त के साथ 16,748 रुपए के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। इस हफ्ते ब्लॉक डील्स की झड़ी लगी हुई थी, उसमें टेनेको क्लीन एयर का भी एक नाम था। टेनेको क्लीन एयर में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है। 12 अगस्त को ये ब्लॉक डील हुई थी जिसमें 15% हिस्से ने हाथ बदले हैं, जिसमें टेनेको ने 3,180 करोड़ रुपए में 15% हिस्सेदारी बेची है। टेनेको मॉरिशस ने 3 करोड़ शेयर बेचे हैं। BSE पर 7.5% हिस्सा है जो कि 1,590 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में बेचा गया और उसके साथ साथ टेनेको मॉरिशस होल्डिंग्स ने भी इतने ही शेयर बेचे हैं। NSE पर 7.5% हिस्सा ये भी बनता है। 1,591 करोड़ रुपए की रकम में ये हिस्सेदारी बेची गई है। ब्लॉक डील के बाद 12 अगस्त को टेनेको क्लीन एनर्जी के शेयर में कारोबार के आखिरी आधे घंटे में दबाव बना और शेयर करीब 2% नीचे 540 रुपए 65 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल हुआ। 12 अगस्त की शाम को बाजार बंद होने के बाद जो डिटेल्स आई उसके मुताबिक इस ब्लॉक डील में SBI म्यूचुअल फंड ने ब्लॉक डील में करीब 1.5 करोड़ शेयर खरीदे हैं। 3.6% स्टेक है ये, 761 करोड़ रुपए में खरीदा गया और उसके साथ साथ HDFC म्यूचुअल फंड ने भी करीब 20 लाख शेयरों की खरीदारी की है। 0.5% स्टेक है जो कि 106 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा गया और दोनों फंड हाउसेज ने 525 रुपए प्रति शेयर के औसत भाव पर ही शेयर खरीदे हैं। 13 अगस्त को टेनेको क्लीन एनर्जी में करीब 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार का जो अंत है वो 533 रुपए 40 पैसे के स्तर पर हुआ। दिग्गज कंपनी L&T में जो डेटा सेंटर कारोबार है उसको लेकर इस हफ्ते एक बड़ी खबर आई है। इनका जो डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विस बिजनेस है उसको ये कंपनी ट्रांसफर करने जा रही है। इनकी सब्सिडरी कंपनी है Vyoma.ai जिसको 1400 करोड़ रुपए की रकम में ये बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ खबर ये भी आई है कि L&T नेटवर्क सर्विसेज यानी LTNSPL में भी पूरी हिस्सेदारी कंपनी की ओर से बेची जाएगी और ये रकम 30 करोड़ रुपए की तय की गई जिसमें यह हिस्सेदारी बेची जाएगी। BNK सिक्योरिटीज के रचित खंडेलवाल जी मानते हैं कि यह शेयर 4,080 से 4,200 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 12 अगस्त को इस खबर के आने के बाद L&T के शेयर में कारोबार के ज्यादातर समय कमजोरी रही, लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में रिकवरी आई और शेयर करीब 0.5% नीचे 4,020 रुपए के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। सेबी से MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है। दरअसल सेबी ने यानी कि मार्केट रेगुलेटर ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। FPIs की भागीदारी को अनुमति देने के ऊपर एक कंसल्टेशन पेपर है जो कि जारी हुआ है। नॉन एग्री कमोडिटीज इंडेक्स डेरिवेटिव्स में FPIs को अनुमति देने का प्रस्ताव है। नॉन कैश सेटल होने वाले डेरिवेटिव्स तक FPIs की पहुंच बढ़ाने का सेबी का प्रस्ताव है। सेबी का नॉन एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव्स तक भी FPIs की जो पहुंच है उसका बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सोना, चांदी और बेस मेटल्स शामिल हैं। फिजिकली सेटल होने वाले डेरिवेटिव्स में FPIs को अनुमति का प्रस्ताव दिया गया है। सेबी का नॉन एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव्स में FPIs को अनुमति देने का प्रस्ताव है। FPIs को डिलीवरी पीरियड से पहले अपनी पोजीशन से बाहर निकलना होगा। FPIs की बची हुई पोजीशन को ट्रेडिंग मेंबर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर कोई पोजीशन खड़ी रह जाती है या फिर सेटल नहीं होती है तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत FPIs फिजिकल डिलीवरी नहीं ले सकते हैं, ऐसा सेबी के कंसल्टेशन पेपर में लिखा हुआ है। लेकिन ये खबर MCX के लिए अच्छी है। राजेश शर्मा जी मानते हैं कि इस शेयर में या तो आपको 2,965 के ऊपर का ब्रेकआउट मिल जाए या 2,500 के आसपास गिरावट पर ये शेयर अगर आपको मिल जाए तो जरूर खरीदारी करें। 2,965, 3,050, 3,200 तक के टारगेट्स के लिए आप चाहें इस शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। 12 अगस्त को MCX के शेयर में डे हाई के पास 2.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ 2,970 रुपए 10 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। बीते हफ्ते जैसे मैंने आपको कहा जमकर ब्लॉक डील्स हुई हैं, उसमें एक नाम डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर का भी है। 12 अगस्त को 4 करोड़ शेयरों से ज्यादा की ब्लॉक डील हुई। 506 रुपए 50 पैसे का भाव था जिस पर 2,065 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा हुआ है। राजेश शर्मा जी मानते हैं कि इस शेयर में अगर आपको गिरावट में 500 रुपए से 480 रुपए की रेंज मिल जाए तो वहां पर आप जरूर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक डील के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली थी। तो 12 अगस्त को जब ये ब्लॉक डील हुई तो उसके बाद डॉक्टर अग्रवाल्स के शेयर में 5.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 511 रुपए 45 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। बैंक ऑफ अमेरिका ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ हाथ मिलाया है। दरअसल बैंक ऑफ अमेरिका ने कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर यानी JV किया है, जिसके तहत इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है जियो क्रेडिट उसका 49.9% हिस्सा खरीदा जाएगा 18,268 करोड़ रुपए की रकम में। इक्विटी शेयरों वारंट्स के प्रोफेशनल अलॉटमेंट के जरिए यह सौदा किया जाएगा और डील साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जियो क्रेडिट का जो नेटवर्थ है 7,259 करोड़ रुपए के आसपास का, उससे 2.5 गुना ज्यादा प्राइस पर ये जो प्राइस है
डील का वो आता हुआ दिखा है। तो 2 साल में आपको बता दें जियो क्रेडिट ने 30,667 करोड़ रुपए के आसपास के AUM सेटअप कर लिए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के आने से होगा क्या कि जो रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी में इस कंपनी को काफ़ी हद तक मदद मिलेगी और बैंक ऑफ अमेरिका को जो भारत का तेज़ी से बढ़ता हुआ क्रेडिट का मार्केट है उसमें मौजूदगी या तो फिर उनकी एंट्री होती हुई नजर आएगी। तो 3 से 4 तिमाही तक बड़े रिटर्न मिलने की उम्मीद नहीं है, ऐसा लोकेश सेठिया जी का मानना है। हालांकि 10 से 15% की अपसाइड कभी भी आ सकती है। हालांकि राजेश शर्मा जी का स्टॉक को लेकर अलग व्यू, उनका मानना है कि अगर 265 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई, बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर ये शेयर 300 रुपए के पार भी जाता हुआ नजर आ सकता है। 13 अगस्त को जियो फाइनेंशियल के शेयर में 254 से 263 रुपए 40 पैसे की रेंज में कारोबार हुआ और 255 रुपए 60 पैसे के स्तर पर फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते शेयर बाजार में 3 नई कंपनियों ने दस्तक दी। इसमें पहला नाम है आरडी इंडस्ट्रीज का। इस कंपनी की लिस्टिंग शानदार रही, क्यों? क्योंकि एनएसई पर यह शेयर 72 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ। करीब 36% का प्रीमियम था इशू प्राइस से, जो कि 53 रुपए पर सेट किया गया था। ग्रे मार्केट मानना था कि 67.5 से 68 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत शानदार था। 133 गुना से ज्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 426 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। 320 करोड़ का फ्रेश इशू था और 106 करोड़ रुपए के आसपास की रकम ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों को मिली है। लिस्टिंग के बाद हमने पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी से बात करी। उनका कहना था कि लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो जरूर इससे आपको लिस्टिंग गेन बुक कर लेने चाहिए। 12 अगस्त को आरडी इंडस्ट्रीज के शेयर में इशू प्राइस से करीब 27% ऊपर 67 रुपए 12 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि लिस्टिंग के बाद इस हफ्ते में शेयर ने 73 रुपए 19 पैसे का उछाल भी दर्ज किया, जो कि इसका 52 वीक हाई था। चलिए, तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब आपको ले चलते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों की तरफ जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, उसका रुख कर लेते हैं। और इस सेगमेंट में जो पहला नाम है वो है अदानी ग्रुप का। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे से अदानी ग्रुप को एक क्लीन चिट मिली है, यानी कि बड़ी एक राहत मिली है। यूएस डीओजे ने केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया है और आपको बता दें कि डीओजे को सागर गौतम अदानी के खिलाफ सभी चार्ज हटाने पड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोसिक्यूटर को इस मामले में कोई साफ लिंकेज नहीं मिला है यूएस का, यानी कि अमेरिका का, और आरोपों को साबित करने के लिए सबूत भी काफ़ी मात्रा में नहीं मिले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, पिछले हफ्ते यूएस एसईसी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इन्वेस्टर्स को किए गए खुलासों से जुड़े सिविल आरोपों को भी सुलझा लिया है। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ सिविल आरोप लगे थे। अब आपको बता दें ये मामला क्या है। भारत में जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें सागर अदानी ने $12 मिलियन और गौतम अदानी साहब ने $6 मिलियन देने के लिए रजामंदी दे दी है, लेकिन दोनों ने अपनी गलती ना तो मानी है ना ही उससे इनकार किया है। अब वैल्यूएशन के हिसाब से महेश ओझा जी मानते हैं कि अदानी पोर्ट्स और अदानी एनर्जी उनको पसंद है, और अविनाश गोरक्षकर जी मानते हैं कि अगर आपका मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया है तो अदानी पोर्ट्स जरूर एक शेयर है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 11 अगस्त को केवल एनडीटीवी और एटीजीएल में बढ़त रही, यानी अदानी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में 0.25% की गिरावट के साथ ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी जीसीपीएल के एमडी एंड सीईओ का अचानक इस्तीफा आ गया है। सुधीर सीतापति ने एमडी एंड सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। 11 अगस्त से ये लागू भी हो गया है और 12 अगस्त से आसिफ मालबरी को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। जो नए सीईओ आ रहे हैं एमडी एंड सीईओ, उनको 5 साल के लिए बोर्ड की ओर से नियुक्त किया गया है। राजेश शर्मा जी मानते हैं कि 965 टूटा तो इस शेयर में गिरावट बढ़ सकती है। हालांकि 8 से 10% और गिरावट अगर आपको मिलती है तो वहां पर आप चाहें तो इस शेयर में खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 12 अगस्त को जीसीपीएल के शेयर में 11% से ज्यादा की गिरावट के साथ 910 रुपए के स्तर पर डे लो के आसपास जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। ये हफ्ता टाटा ग्रुप के शेयरों के लिए थोड़ा भारी था। दरअसल हुआ यह है कि टाटा सन्स से एन चंद्रशेखरन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। 12 अगस्त को एन चंद्रा ने इस्तीफा दे दिया और टाटा सन्स के चेयरमैन पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, जो कि तुरंत लागू नहीं होगा। एन चंद्रशेखरन अपना जो कार्यकाल है फरवरी 2027 तक का, उसको पूरा करेंगे। गौरतलब यह है कि टाटा सन्स की जो 18 अगस्त को एजीएम होने वाली उससे ठीक पहले ये फैसला आता हुआ दिखा है और उन्होंने ये कहा है कि अगली बार रीअपॉइंटमेंट यानी कि पुनर्नियुक्ति के लिए वो अपना नाम नहीं देंगे। गौरतलब है कि 6 महीने पहले ये मामला शुरू हुआ था, जब फरवरी में इनका जो रीअपॉइंटमेंट है उसमें टाटा सन्स की जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें सहमति नहीं बन पाई थी। एन चंद्रा की जो रीअपॉइंटमेंट का फैसला है उसको आगे के लिए टाल दिया गया था। मुद्दा क्या था? नए बिजनेसेस का प्रदर्शन टाटा ग्रुप के, एयर इंडिया का घाटा और फ्यूचर गवर्नेंस, ये कुछ बड़ी वजह हैं जिस वजह से ये मामला लंबित हो गया था। और पूरे विवाद में जो टाटा ट्रस्ट का रोल है वो केंद्र में रहा था, जिसकी अगुवाई नोएल टाटा साहब कर रहे हैं, वो इसके चेयरमैन भी है और टाटा सन्स में वो नॉन एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर भी हैं। अब टाटा ट्रस्ट के पास अगर आप देखेंगे तो टाटा सन्स में करीब 66% के आसपास की हिस्सेदारी है, जिस वजह से टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट या तो फिर उनके जो चेयरमैन हैं नोएल टाटा साहब, उनकी जो दखलंदाजी है वो एन चंद्रा साहब के लिए भारी पड़ी, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 12 अगस्त को इस्तीफे के बाद टाटा ग्रुप के ज़्यादातर शेयरों में तेज गिरावट रही, हालांकि बाद में रिकवरी भी आ गई और टाटा कैम तो हरे निशान में जाकर भी बंद होता हुआ दिखा। उसके अगले दिन खबर थी कि टाटा ट्रस्ट ने एन चंद्रा का जो इस्तीफा है उसको स्वीकार कर लिया है और टाटा ट्रस्ट ने उनके जो नए चेयरमैन हैं उनकी तलाश के लिए एक प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी है। तो 13 अगस्त को इस खबर के चलते टाटा ग्रुप के शेयरों में मिला जुला प्रदर्शन रहा और टीसीएस जो कि इस्तीफा आने की खबर के बाद सबसे ज़्यादा गिरा था, वो शेयर इस खबर के बाद करीब 0.25% के आसपास की मजबूती के साथ 2,367 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। चलिए, कॉर्पोरेट जगत की सारी खबरें आपने जान ली, अब रुक करते हैं स्टार्टअप जगत की खबरों का। आपको ले चलते हैं स्टार्टअप अपडेट में और इसमें पहला नाम है एस्ट्रोटॉक का। ये एक ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल टेक प्लेटफॉर्म है जिसने देश के 133वें यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। ईसॉप बायबैक के जरिए इन्होंने $1 अरब का वैल्यूएशन हासिल किया है और $1 अरब या उससे ज़्यादा का वैल्यूएशन हासिल करने वाले जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। इन्होंने किया क्या है, अपने 100 से ज़्यादा कर्मचारियों से ईसॉप बायबैक किए हैं। ये कंपनी आपको बता दें कि 2017 में स्थापित की गई थी पुनीत गुप्ता और अनमोल जैन जी की ओर से। FY25 की बात करें तो उसमें 1176 करोड़ रुपए का इस कंपनी का रेवेन्यू था और 285 करोड़ रुपए का पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। और जो कारोबार से मुनाफा हो रहा है उसी के जरिए स्टार्टअप ने कहा है कि जो ईसॉप बायबैक हो रहा है उसकी फंडिंग की जा रही है और उसके बाद इन्होंने दावा किया है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बढ़कर $1 अरब के पार पहुंच गया है, जिस तरह से इसने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। तो चलिए, इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय तो आपको देनी ही है, साथ ही साथ अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं विदा ले रहा हूँ आपसे। हैप्पी वीकेंड।